Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आ रही है? हेलो। जी सर। जी सर। Yes, sir. प्रणाम सर। हाँ बेटा, प्रणाम सर। आवाज आ रहा है ना? जी सर। ये लो। प्रणाम सर। आपके व्हाट्सएप पे Assalamu alaikum. सर चार्ज नहीं है सर, नेटवर्क चार्ज नहीं है, खत्म हो जाएगा देखिए। दो तो भेजे हैं, छोटू वाला अभी लगा दीजिए, काला वाला अभी लगा दीजिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। और बताओ कैसे हो? ठीक है सर, मोबाइल में चार्ज नहीं है। अच्छा, चार्ज कर लो, लगा लो चार्ज में। सर इतना तूफान आंधी आया था रात में कि अभी तक लाइट नहीं आया है। अच्छा। सबको लोड़िया दिया। सगरे पूरा भंभुआ हिला दिया था। राजा आप बहुत ही नहीं ले। नहीं सर, मधुकर सर जी अभी है तो हम लोग कैसे लेंगे। वही तो बात है। जी सर। सब लोग आ गए? हाँ चालू कीजिए सर कार्यक्रम। नहीं चार्ज नहीं है, एक्सपायरी में अभी एक्सपायरी डेट है अभी। 20% है तो एक्सपायरी ना है, कब खत्म हो जाएगा। हाँ मेरा 19% है। हाँ नहीं तो वो फोटो वाला लगा दीजिए, तब तक से कुछ इंट्रोडक्शन समझाते हैं। वो जो था पिक्चर वाला, एक और पीडीएफ भेजिए। हाँ राजा लगा जी दीजिए, देखता रह। लगा दीजिए। क्या कर रहे हैं? जी अरे प्रभु क्या करे, चार्ज नहीं है तो दिमाग खराब है। Good afternoon, Prabhak. राजा चार्ज नहीं है तो दिमाग लगाइए ना। का दिमाग लगाएगा, चार्ज रहेगा तभी ना दिमाग लगेगा। हाँ खत्म हो जाएंगे सर हम बहुत जल्दी। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं आज। जी सर लीजिए जल्दी, नहीं तो हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो खत्म हो जाओगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो सर फिर सर मेरा बना दीजिएगा अटेंडेंस। नहीं sir. रोल नंबर बोल दो। मेरा भी बैटरी नहीं है, जल्दी से अटेंडेंस ले लीजिए। मेरा 74 100% है. सर मेरा तो लास्ट 74। में अटेंडेंस लीजिएगा। अच्छा अभी अभी ले मतलब लीजिए सर। कब बात करो। कॉपी में लिख कर दे देंगे अटेंडेंस. चार्ज है तो मतलब सर जिसका चार्ज है उसका लास्ट में लीजिएगा, जिसका चार्ज नहीं है पहले लीजिए। लाइट नहीं है यहाँ पे. कितने लोग आ गए कुल? बहुत है। 36. अरे सर को बोलने तो दो। ओके स्वीटी जी. चार्ज सर चार्ज जल्दी अटेंडेंस लीजिए सर ने पहले। पहले क्लास होगा तब अटेंडेंस होगा. ओके सर. क्लास बंद कर दीजिए। बंद करा राजा जी। करवा दीजिएगा। अरे राम जी आप बात नहीं समझते यार, बात समझा कीजिए। सर सबको म्यूट कर दीजिए. कर दीजिए तो इधर से। अभी लोग अपना अपना म्यूट कर लो। जी सर।
कोई नहीं बोलेगा, ठीक। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अटेंडेंस लेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे सब, ओके सर। ठीक। पहले इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं इसका, उसके बाद हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ना है, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। क्या प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, हाँ। तो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट होता क्या है, इसको क्यों लाया गया, क्या मकसद था इसका, और प्लांट डिजीज मैनेजमेंट किसे कहते हैं, यानी पादप रोग प्रबंधन क्यों आया, कैसे आई, और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, और भविष्य में इसका क्या आवश्यकता है और क्या स्कोप है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है भोजन, कपड़ा और मकान, 3 चीजों की जरूरत होती है। हमको भोजन चाहिए पहले, और उसके बाद कपड़ा चाहिए, उसके बाद मकान चाहिए, क्योंकि पहले तो जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए भोजन करते हैं लोग, उसके बाद कपड़ा पहनेंगे, और उसके बाद जो है मकान चाहिए, छप्पर चाहिए ऊपर रहने के लिए। तो इन तीनों चीजों की आवश्यकताएं जो है एग्रीकल्चर पूरा करता है। अगर एग्रीकल्चर जो है बर्बाद हो जाता है, या हम कोई फसल लगाते हैं और वो फसल नष्ट हो जाती है पूर्ण रूप से, तो हमको काफी हानि होगी और उससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। इसी मौत को देखते हुए हम लोग जो है प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे, ताकि कम से कम हानि हो प्लांट को, और सरकार को या ग्रामीण जनता को या किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसके लिए हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं। तो इस पृथ्वी पे मानव जाति जो है अपने भोजन के लिए 1200 वर्षों से क्या कर रही है, 12,000 वर्षों से लड़ रही है भोजन के लिए। अधिकतर लोग जो हैं इस भारत देश में कहा जाए तो अधिकतर लोग 35% से ज्यादा लोग जो हैं शाकाहारी हैं। और पहले से भी जो मानव था मांसाहारी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति है उसमें अधिकतर लोग शाकाहारी हुआ करते थे, यानी कि पेड़ पौधे पे, अनाजों पे निर्भर रहते थे। आज भी लोग अनाजों पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि कई तो ऐसे जैसे जंतु हैं, जंतुओं में कई ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको जो है बैन कर दिया जाता है, कभी कोई रोग हो जाता है तो इसीलिए हमारे लिए पौधे काफी आवश्यक हैं। और प्राणियों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत पौधे ही होते हैं। तो हम लोग इसे प्रकाश डालते हैं कि विश्व में लगभग 14 अरब हेक्टेयर भूमि है पूरा। कितना है? 14 अरब हेक्टेयर भूमि है। उसके बाद जो है इसमें जो है 12 पृथ्वी का सिर्फ 12% भाग पे ही हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। बाकी प्रतिशत पे जल है, और उसके बाद पहाड़ी वहाड़ी ये सब एरिया है, और कहीं कहीं बंजर भूमि है। तो 12% भूमि पे हम लोग खेती करते हैं। और उसके अलावा जो है इसी का जो 80% खाद्यान्न फसलों से उगाया जाता है, मतलब बाकी जितनी भूमि क्षेत्र है उसमें फसलों को उगाया जाता है। बाकी क्षेत्र जितने 20% बचता है उसमें जो है थोड़ा बड़ा पौधे लगा करके और उत्पादन कर लिया जाता है खेती में। तो अधिकतर फसलें लगाई जाती है। उसके बाद 1974 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 2.8 अरब थी, और उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। हर 10 से 11 साल पे 1 अरब जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है प्रेजेंट टाइम में। जैसे
2001 के जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या जो है 6.8 अरब के लगभग में थी। उसके बाद बढ़ के 7.1 अरब हो गई है। तो 7.1 अरब मतलब 7 अरब जो है पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय पूरा निवास करती है पूरे विश्व में। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं कि अविकसित देश एक होता है डेवलप कंट्री, जो जिसका पूर्ण रूप से विकास हो गया, एक विकासशील होता है। डेवलपमेंट मतलब अभी विकास की ओर अग्रसर होता है। जैसे इंडिया है, इंडिया अभी डेवलप कंट्री में नहीं आता है, ये डेवलपिंग कंट्री, ये अभी अविकसित देशों की श्रेणी में आता है। और उसके बाद जो है इसका विकास हो रहा है अभी इंडिया का। तो जो लोग विकास कर चुके हैं वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा प्रदूषण पे कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं है, आपके यहाँ प्रदूषण है, हम प्रदूषण पर टैक्स लगाएंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन भारत जो है अपनी तरफ से हमेशा प्रयास कर रहा है ताकि अधिक से अधिक फसलों को उगाए और हर तरह से तरक्की करे। हाँ, विकासशील देशों की अपेक्षा जो है रात में 85.4 करोड़ लोग जो हैं पूरे रात में भूखे सोते हैं और 200 करोड़ जो लोग हैं वो कुपोषण के शिकार हैं पूरे विश्व में। जैसे सबसे ज्यादा गरीबी जो है अभी अफ्रीका में है, अफ्रीका महादेश जो है उसमें सबसे ज्यादा गरीबी है। और इंडिया जैसे एशिया है, तुम्हारा अमेरिका, यूरोपियन कंट्री है, ये सब संपन्न कंट्री में आता है। तो एशिया, यूरोप, तुम्हारा ये सब जो महादेश है उसमें छोटे छोटे कंट्रियां हैं तुम्हारे। तो हर जगह पे समतल भूमि, मैदानी क्षेत्र नहीं पाया जाता है। जब तक तुम लोग को ये बात पता होगा या नहीं पता होगा, जैसे भूटान है पूरा जंगली इलाका है। उसके बाद तुम चले जाओ जो दक्षिणी अफ्रीका में, उसमें हर कई जगह जो सहारा का मरुस्थल है वहाँ पे लोग जो है भूखे मरते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये देखा जाता है कि कोई कोई खाए बिना मरता है, कोई कोई खा खाकर मरता है। तो कोई बगल में तुम्हारे भूखे मर रहा है और कोई इतना खा रहा है कि उसको हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी व्यक्ति को इतना खाना मिल जाए कि वो जो है उसका हार्ट अटैक हो जाए, और कोई आदमी ऐसा मिले जो खाए बिना मरने लगे। ठीक, अब समझ में आई कुछ बात? तो कुल जो है 200 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। और पूरे जैसे यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री की कुल आबादी जो है 11% वाली आबादी जो थी कृषि पे निर्भर थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पूरे कुल जो है 8% लोग ही कृषि पे निर्भर हैं और कृषि करते हैं। तो कृषि पे कम लोगों का निर्भर होना एक खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि बड़े बड़े किसान पैदा होते हैं और अच्छे पैमाने पर उनके पास काफी पूंजी होती है और किसी भी समस्या से निपटने के लिए वो दक्ष होते हैं। यानी उनके पास इफिशियंसी होती है कि कोई भी समस्या आती है तो उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो किसानों का काम होता है वो लोग क्या कम पूंजी वाले होते हैं। कोई आपदा आई, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो ओला पड़ने लगा या कुछ बीमारियां आने लगी तो सोचते हैं जाने दो, थोड़ा सा है, जल जाएगा। लेकिन बड़े जैसे मान लो तुम कहीं पेस्टिसाइड खरीदने तुम लोग जाते हो तो बताएगा कि पेस्टिसाइड कीमत 400 रुपया है और तुमको एक ही प्लांट ही है, तो तुम सोचो कि जाने दो, एक प्लांट जो है वो मर ही जाए, वो ठीक है। तो एक प्लांट के लिए कौन 400 रुपया खर्च करने जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पे जो किसान होता है उसकी काफी फसलें होती है और प्लांट की संख्या काफी अधिक होती है। उससे क्या होता है कि वो जो है 400 रुपये के लाएगा तो 1 एकड़ या आधा एकड़ में या 1 बीघा में, एक बीघा में, आधा बीघा में उसका छिड़काव करेगा तो पूरा पूर्ण रूप से उपयोग कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा भी रोग लगता है तो उसको पता है कि हमारा जो है पेस्टिसाइड बेकार नहीं जाने वाला है, इसलिए वो खरीद लेता है। उसके बाद FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का, उन्होंने 1973 में जो आंकड़ा दिया था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका की कुल जनसंख्या जो है 1.3 अरब थी और 8% लोग जो हैं
कृषि पे निर्भर हैं। और भारत में कितने कुल लोग हैं? कुल 56.8% लोग जो है कृषि पे निर्भर है। पहले जो है 80% थे, लेकिन अब जो है घट के इतने पे आ गया है। तो कम होना अच्छी बात है, क्योंकि बड़े जोत वाले लोग जब निकलेंगे आगे आएंगे तो अच्छी तरह से खेती होगी। इसलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े फार्मों को खरीदती है या लीज पर लेती है और 10 साल 20 साल 15 साल के लिए खेती कराती है, और काफी अच्छा फायदा भी होता है और उसका काफी ख्याल भी रखती है। और हर साल जो है हर जनसंख्या की जनगणना के अनुसार 2.64 जो है % जनसंख्या बढ़ रही है। और भारत में कुल जो है 33% जो है सीमांत किसान है। सीमांत किसान का मतलब तुम लोग को पता है, जिसकी भूमि जो है 4 बीघे से कम होती है, यानी 1 हेक्टेयर से कम होती है, उसे हम कहते हैं सीमांत किसान। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट प्रोटेक्शन का उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल आपदाएं हैं उनको क्या करना है कि उनको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके और कृषि को काफी अच्छा बनाना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि इस चीजों को, आपदाओं को जैसे हम लोग को पता है कि जून जुलाई में हमारे यहाँ पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है, तो हम क्या करेंगे, उससे टाइम टेबल में थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, हल्का या तो पहले लगा देंगे उसको, ताकि फसल जो है हमारा पहले ही तैयार हो जाए, अपलोड हो जाए, उससे पहले ही हम काट लें। इस तरह से टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डेटा पे आते हैं। इसके डेटे में क्या क्या तो एक डेटा तुम लोग को हम दिए थे कि खरपतवार से पूरा वीड से कितना % की हानि होती है, पूरे लॉसेस किस से कितने % होते हैं। तो ये जो डेटा है दैनिक जागरण का है, 28 मई 2008 का डेटा है। ये प्रेजेंट टाइम का डेटा नहीं है, जो डेटा हम तुम लोग को दिए थे। यानी वीड से कुल 33% की हानि होती है, और डिजीज से कुल 26% की हानि। उसके बाद स्टोरेज पेज से तुम्हारा 7% की 20% की हानि, इंसेक्ट से 20% की हानि, स्टोरेज पेज से 7% की हानि, और अदर पेज से क्या होती है 8% की हानि होती है। यानी पूरा 100% नुकसान जो है इनके द्वारा होता है। खरपतवारों के द्वारा सबसे हानि इसलिए होता है क्योंकि कुछ खरपतवार जो है पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि जब कोई खरपतवार जैसे उगता है तो किसी प्लांट के सीध में अगर उगेगा, यानी उसकी जड़ और इसकी जड़ एक ही गहराई में हो, तो दोनों की गहराई में एक साथ होने का मतलब होता है कि जो खरपतवार है उसकी जड़ें दूसरे प्लांट की जड़ों को भेदन करती है, और उसके भेदन करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट को अवशोषित करता है, और न्यूट्रिएंट को अवशोषित करने के बाद अपना पोषण करता है। कभी कभी तुम लोग देखे होंगे कि छोटा सा पौधा है और एक जो हमारी फसल है उससे बड़ा है, मतलब खरपतवार छोटा है और हमारी फसल बड़ी है। तो हमारी फसल जब बड़ी है उसके बावजूद भी खरपतवार बहुत तेजी से ग्रो करता है और उससे ऊपर हो जाता है। जैसे तुम लोग सुने होंगे धान में एक मरचैया घास जो उगता है बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। जैसे जहाँ नहर वाला इलाका है वहाँ काफी होता है अक्सर। तो इसलिए खरपतवार से सबसे ज्यादा हानि होती है। इसलिए हम लोगों को ये करना है कि सबसे पहले खरपतवार को मार देना है,
और खरपतवार को जो लोग अपने फसल से नहीं हटाएंगे उन लोगों का हानि काफी अधिक होगी। उसके बाद डिजीज का मतलब तुम लोग समझते ही हो, डिजीज क्या होता है, इंसेक्ट से कैसे हानि होती है। स्टोरेज पेस्ट, जैसे हम लोग रखते हैं किसी अनाज को भंडारण के लिए रख लेते हैं, तो भंडारण के लिए हम स्टोर कर लेते हैं उसको, जैसे हम लोग गांव में उसको कुफली बोलते हैं लोग, तो उस ड्रम में रख करके और बंद कर देते हैं और उसका नमी का ध्यान नहीं रखते हैं लोग। नमी जो है 14% या 12 से 14% से अधिक नहीं होना चाहिए स्टोर करने के लिए, और कटाई करते समय, हार्वेस्ट करते समय हमारा 20% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। जैसे लाते हैं धान को मान लो लाए, उसके बाद तुरंत जो है राइस मिल में ले गए, राइस मिल में से निकाले, तुरंत ला करके ड्रम में डाल दिए, और ड्रम में डालने के बाद कुछ दिन बाद देखेंगे कीड़े उड़े लग गए, पूरा नष्ट हो गया हमारा, जो है काला काला चावल पड़ गया, या गेहूं है तो पूरा गेहूं को जो है जो घुन है वो खा गए पुलियो पटेरा वाले सारे। तो हम लोगों को उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये हमारे देश की सबसे बड़ा विभिन्नता है इसमें, लोग जो है ऐसी गलतियां हमेशा करते रहते हैं ताकि आराम पड़े उनको। जैसे खेत से निकल लाए, राइस मिल में लाए, राइस मिल से तुरंत ला करके ड्रम में डाल दे। इसके लिए आता है तुम लोग का एल्युमिनियम फास्फाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड की एक गोली जो है 3 ग्राम की होती है, जिसको सल्फास भी कहा जाता है। उसका मार्केट नाम जो है, मार्केट में जो तुम्हारा नाम है उसका नाम सल्फास है, और उसका ओरिजिनल नाम जो है हमारे प्लांट पैथोलॉजी में या एंटोमोलॉजी में कहा जाए तो उसका नाम है एल्युमिनियम फास्फाइड। ये 3 ग्राम की एक गोली से 1 ग्राम जो है एल्युमिनियम फास्फाइड यानी कि गैस उत्पन्न होता है, जो कि स्टोरेज पेस्ट को मार देता है। ये है स्टोरेज पेस्ट, रोडेंटिसाइड। इसके द्वारा भी कुल फसलों में नुकसान जो है 2008 के अनुसार 5000 करोड़ रुपए का है। जैसे कि 8000 करोड़ रुपए का तुम्हारा स्टैचू बना है लौह पुरुष जो है वल्लभ भाई पटेल का, उतना हर साल हानि हमारे रोग से हो जाता है। और आगे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, प्रकाश डालते हैं इस पे। और जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पे किताबें पढ़ने में हम लोग हमेशा देखते हैं कि भारत का उसमें वर्णन बहुत कम मिलता है, यहाँ के राइटर का कम वर्णन मिलता है, यहाँ का जो भी वैज्ञानिक है उनका कम संख्या है। ऐसा क्यों है, या भारत की किताबों में क्यों नहीं ऐसा वर्णन किया गया है कि इस रोग को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है, यूरोपियन कंट्री का नाम क्यों आता है? तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पहले भी जैसे गौतम बुद्ध हुए या सरपला वाली जो कहानी बिच्छा आयुर्वेद के नाम सुने हो तुम लोग, तो ये सब ने पहले बताया था कि यहाँ पे रोग लगता था और इसके द्वारा इस तरह से इलाज हुआ करता था। ये सब हमारे यहाँ पहले से भी था। ठीक, समझ में आया कुछ? देखो जहां तक एलगी की बात हम एक बार तुम लोगों से किए थे कि एलगी कैसे नुकसान पहुंचाता है। एलगी जो है जिस प्रकार से फंगस में लाइफ साइकिल चलता है, सेम टू सेम एलगी में भी उसी तरह का लाइफ साइकिल चलता है। अच्छा चिल्लाओ नहीं। तो एलगी में भी उसी तरह से स्पोरेंजिया बनता है तुम्हारा फंगस में, उसी तरह से ये स्पोरेंजिया जो है एलगी में भी बनता है, और उसमें जैसे इसका हाइफा होता है उसी तरह से उसका भी हाइफल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि तुम लोग एलगी में ये देख रहे हो काई, ये जो लगा हुआ दिख रहा है ये स्किन पे, ये जो है यही एलगी है, जो काई जिसको हम लोग गांव में कहते हैं, ये देख रहे हो। तो ये सारे एलगी जो है हानि नहीं पहुंचाते हैं, कुछ ही हानि पहुंचाते हैं। अधिकतर जो है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काफी लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ जातियां जो है हानि पहुंचाती है, जिसमें 7 जातियां जो है मुख्य होती है। और इसके द्वारा कॉफी में रोग लगता है।
ये संरचना तुम लोग देख रहे हो जी ये जो है तुम लोग का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये निमेटोड का है। ये जो तुम लोग उस दिन जो पिक्चर चल रहा था उसका है ये क्या है सर? ये है तुम्हारा रूट नॉट डिजीज। तो रूट नॉट डिजीज मतलब कि सब्जी का मूल ग्रंथि रोग इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें ग्रंथि जैसे तुम लोग उस दिन ध्यान दिए होंगे कि जब निमेटोड चल रहा था पेनिट्रेट कर रहा था किसी जड़ को और पेनिट्रेट करने के बाद उसमें प्रवेश कर रहा था तो ये जितना फास्ट दिखा रहा था उतना फास्ट क्रिया होती नहीं है। वो करने में कुल 15 से 20 दिन लग जाते हैं जो 1 मिनट में दिखा दिया था। तो पहले पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद धीरे उसको खाता जाएगा और खाने के बाद जब उसका भोजन पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी तो रिप्रोडक्ट एक बार अगर फर्टिलाइज हो जाता है निमेटोड तो दोबारा उसको फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं होती है। वो अंडा हमेशा देता रहता है। तो खाता जाएगा अंडा, जहां जहां खाएगा पीछे से अंडा देता जाएगा। जैसे केचुआ खाता जाता है और लैट्रिन करता जाता है उसी तरह से ये भी जो है खाएगा और जहां जहां अंडा देगा वहां वहां इस तरह से गांठें बन जाएगी। उस तरह से क्या होगा यहाँ पे गांठें बन जाएगी। ये सब देख रहे हो तुम लोग जैसे यहाँ गांठें बन गई है। हाँ यही तुम लोग कुछ दिन बता रहे थे कि निमेटोड और राइजोबियम में क्या अंतर होता है। इसी गांठ को तो दिख रही है। हाँ बोलो। समझ गए। इसी नोड को जो है हम लोग कट करते हैं। कट करने के बाद पिंक कलर का अगर दिखेगा तो वो जो है राइजोबियम है, पिंक कलर का नहीं दिखेगा तो वो जो है निमेटोड है। ये दलहनी फसलों में अक्सर हुआ करता है ठीक। और जो ये ग्रंथि रोग होता है अक्सर जो है तुम्हारे सब्जियों में हुआ करता है क्योंकि सब्जियों की जड़ें मुलायम हुआ करती है। ये जो है ये तुम्हारा फंगस है। ये फंगस है, मशरूम सबसे उच्च कोटि का मशरूम होता है। आपका जो तुम लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं जो है सफेद सफेद लग जाता है या रोटी पे काई लग जाती है उस तरह का तुम लोग देखे होंगे। लेकिन मशरूम सफेद ही होता है। मशरूम कई कलर के होते हैं, भूरे कलर का भी हो जाएगा, रेड कलर का भी होता है और ब्लैक भी होता है। यस सर। मशरूम की कई वैरायटी भी है। इसको ये जो है तुम्हारा इसको कहते हैं फ्रूटी बॉडी। फ्रूट बॉडी ये फ्रूट बॉडी है इसका। मशरूम जहर वाले भी होते तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसमें जहर है या नहीं? सर ये वाला मशरूम का होगा ना। ये जैसे मशरूम है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी तना को इसको तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद जब खोखला दिखाई देगा ये तो हमको पता चल जाएगा कि ये मशरूम जो है जहरीला है। अगर ये स्पंज टाइप का तोड़ने के बाद थोड़ा सा जंप करेगा या थोड़ा सा भी इसके बीच में नहीं रहेगा तो ये जो है फोड़ने का मन है किसी को का जहरीला नहीं है। हेलो हेलो मशरूम कैसे बनता है समझ में आई बात? ये जो इसका यस सर। इसका जो स्टेम है ये स्टेम तो इसमें होता नहीं है, इसको फैलस कहते हैं। और मतलब मान लीजिए स्टेम है इसका तो इसको तोड़ा जाए तो ये खोखला दिखाई देगा, काला लक्षण है इसका। और तो इसे ये जहरीला होगा। अगर खोखला नहीं दिखाई देगा तो ये जहरीला नहीं है। इससे जहरीले जहरीले जो है जहरीले टाइप का कुछ ऐसे पदार्थों को उग जाता है जो जहरीले होते हैं। ये जो है पैरासाइट है, जिस पदार्थ जिसके उगता है उसी का गुण इस कैरेक्टर इसके अंदर कुछ आ जाते हैं। समझ में आई? यस सर। यस। उसके बाद इसमें एक और क्वालिटी होता है कि जैसे तुम लोग हाथ में लेकर मलोगी तुरंत मसल जाएगा ये, तो समझ में आएगा ये मसलने के बाद तो ये जो है जहरीला हुआ है। तो इसीलिए कहीं का मशरूम नहीं खाना, उगाना होगा तो पुआल डाल के पानी डालते रहना, बरसात के दिन में उगाएगा। देसी मशरूम जो है ना, देसी मशरूम सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। यस सर हम खाए हैं। तो ये तुम्हारा सवाल है एलगी तुम लोगों को सारे जान आगे पढ़ना है कितने टाइप के होते हैं ये।
एल्गी, ये तुम्हारा वायरस है, इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होता है तुम लोग को दिख रहा होगा। लीवर प्रोटीन मेम्ब्रेन, सोल्यूबल प्रोटीन, राइबोसोम, डीएनए, सोल्यूबल आरएनए, यही होता है। ये जो है ये डीएनए है, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट है। माइकोप्लाज्मा, ये तुम्हारा निमेटोड है, दिख रहा है निमेटोड। निमेटोड जो होता है ये तुम लोग को बताना उस दिन भूल गए थे। इसका निमेटोड जब गति करता है तो इसका पिछला सिरा, ये जो है इतना पार्ट और यहाँ का इतना पार्ट, ये मूव करने के लिए काफी अच्छे होते हैं। और ये सेंस ऑर्गन होता है, यही दोनों सेंस करता है कि हमारे आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, और इसी के द्वारा गति भी करता है। इसका पूरा भाग जो है गति नहीं करता है, तो पूरे भाग के द्वारा बल लगा के नहीं चल सकता। पीछे वाला भाग और आगे वाला भाग तो चलने में सहायता प्रदान करता है। ये भी तुम्हारा रूट नॉट डिजीज है। ये बैक्टीरिया है तुम लोगों को, जैसे ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लिपोट्राइकस, पेरिट्राइकस तुम लोग पढ़े थे, यानी फ्लैजेलम के आधार पे, इसी आधार पे फ्लैजेलम है। और ये तुम्हारा निमेटोड का लाइफ साइकिल है। 4 बार होता है तो ये तुम्हारा त्वचा निर्मोचन, हेलो सर गाना का ये बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज, ये सब तुम लोग को बताएंगे थे, इसको ध्यान से देख लो। ये वायरस है, HIV वायरस है, ये वायरस है, इसके अंदर इस तरह से प्रोटीन कोट ये है, वो माइकोप्लाज्मा था। और सेम टू सेम माइकोप्लाज्मा भी उसी तरह, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा उसी तरह का होता है। IG ट्राइंगल तुम लोग देखे ही होंगे, अब जितने सब लोग बना लिए हो ना जी ट्राइंगल। जी यस सर। यस सर। फिगर आप तो अब हम लोग सिलेबस पे अपने आते हैं, ठीक। हाँ नहीं हाँ, तो हम लोग अब तुम लोग समझ गए होंगे कि कहाँ जरूरत है पौधे को बचाने की, क्योंकि सारे लोग इसमें जितने लोग हैं अधिकतर पिताजी किसान हैं। जैसे तुम लोग को नौकरी लगे, अपना काम ईमानदारी से करो, ठीक लगेगा तो जल्दी लगेगा। जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी रोग को उत्पन्न करने वाले इनाकुलम में क्या करना है, कभी लाना है, तो हम क्या कहेंगे, प्रबंध कहेंगे। इनाकुलम किसे कहते हैं, यानी कि जो पैथोजन है उसका कोई भी पार्ट जो है रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे हम इनाकुलम कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम में अगर रोग उत्पन्न करने की क्षमता है, या उसके आगे वाला पार्ट में हर जीव के हर पार्ट में विषैला पदार्थ नहीं होता है। जैसे सांपों को तुम लोग देखे होगे, सांप ऐसा नहीं होता है कि सांप पूंछ से मार देगा उनको विष लग जाएगा, दांत से काटेगा तभी होता है ऐसा। तो इसीलिए उसका कोई भी पार्ट जो है, एक पार्ट ही रोग उत्पन्न करने का जिम्मेदार होता है, सारा पार्ट रोग उत्पन्न नहीं करता है। उसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है, यानी कि जिसके अंतर्गत जो है पैथोजन की, एक पैथोजन की फंक्शन को, यानी उसके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है या उसके जो भी सारे सिस्टम है जिसके द्वारा वो उसमें वृद्धि होती है या रोग उत्पन्न करने की क्षमता में विकास होता है,
उसको कम दूसरे जीवों द्वारा, यानी दूसरे जीवों द्वारा जब कम कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। समझ में आई? एक जीव की क्रियाशीलता को दूसरे जीव द्वारा हम कम कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी कि बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया है तो वायरस से हम बैक्टीरिया को मार देंगे, बैक्टीरियोफाज से जो है बैक्टीरियोफाज को हम जो है बैक्टीरिया के ऊपर छिड़काव कर देंगे, वो जो है बैक्टीरिया को सारे नष्ट कर देगा। ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी एक जीवों से दूसरे जीवों को, यानी जैसे मनुष्य है, मनुष्य में झगड़ा लगा के उनको नष्ट कर दो, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसी तरह मान लो ये जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा, यानी एक जीव दूसरे जीव को ही मार के खा गया, यानी किसी केमिकल की और किसी फिजिकल की जरूरत नहीं है। रोग पलायन क्या होता है, रोग डिजीज स्लोप क्या होता है? क्या होता है कि जब कोई होस्ट जो है, जब कोई होस्ट उसको जो है फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलता है, तो क्या करता है कि पैथोजन के आक्रमण से बच जाता है। क्या उसे हम कहते हैं डिजीज स्लोप या रोग पलायन। लोग कहते हैं रोग आया था पलायन कर गया, यानी चला गया लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। रोग तभी फैलता है, तुम लोग ये बात जान गए हो कि जब तक होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट तीनों कंडीशन एक समान ना हो, यानी तीनों फेवरेबल कंडीशन में ना हो, अनुकूल अवस्था में ना हो, तब तक वो रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसी कहते हैं रोग पलायन, यानी रोग आया और उसके आक्रमण से होस्ट जो है बच गया, तो उसे हम कहेंगे रोग पलायन। समझ में आई? रोग पलायन क्या है? डिजीज स्लोप। यस सर। आया चला गया। और उसके बाद डिजीज इंडोरेंस, रोग सहनशीलता। जब कोई पौधा होता है तो वो जो है किसी पैथोजन के इन्फेक्शन को बिना सिम्टम दिखाए हुए सहन कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिजीज इंडोरेंस, सहनशीलता। हाँ, देखो जैसे हम क्या होता है, कोई व्यक्ति को हाथ पड़ जाता है, उससे पूछोगे कि दर्द हो रहा है, तो कहेगा नहीं हमको दर्द नहीं हो रहा है। दर्द तो उसको हो रहा है लेकिन वो सह लेता है। क्या है? क्यों नहीं बोलेगा? तो इसी को कहते हैं रोग सहनशीलता। शेर क्यों नहीं बोलेगा? हल्ला मत करो। तो समझ गए रोग सहनशीलता क्या होता है? तो ये सहने की क्षमता के ऊपर होता है कि कौन व्यक्ति कितना सह सकता है। मान लो कोई मजबूत व्यक्ति है वो किसी रोग को बहुत ज्यादा लंबे समय तक झेल लेता है, और कोई जो है कमजोर व्यक्ति है वो किसी रोग को कम समय तक झेलता है। हेल्दी पर्सन। इस समय जैसे कोरोना वायरस में हो रहा है, जो लोग 50+ हैं वो लुढ़क जा रहे हैं तुरंत, और जो यंग है वो बच जा रहा है। तो इसी को कहते हैं डिजीज इंडोरेंस, यानी कि जब कोई पौधा जो है किसी पैथोजन के आक्रमण को यानी इन्फेक्शन को बिना सिम्टम दिखाए हुए सहन कर लेगा, तो उसे हम कहेंगे डिजीज इंडोरेंस। डिसऑर्डर क्या होता है कि डिसऑर्डर उसे कहते हैं कि जब कोई कारक रोग उत्पन्न करता है, उसमें कोई जो है ये बायोटिक फैक्टर जो है रोग उत्पन्न करने का उत्तरदायी है, माने रोग उत्पन्न कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? डिसऑर्डर कहते हैं। हाँ, डिसऑर्डर यानी कि उसके जैसे डिसऑर्डर में कौन कौन चीज आएगा? जैसे क्लाइमेट कंडीशन है वो आ जाएगा, प्रकाश तुम्हारा लाइट, एयर, सॉइल, ये सब चीजें। सॉइल को तो लिविंग पार्ट भी कहा जाता है, देखिए। तो ये सब तुम लोग को एबायोटिक में लिखवाए हुए हैं। कौन कौन एबायोटिक में है? पीपीटी, एसएससी फार्मूला बना के भेजे हैं तुम लोगों को। उसके बाद होता है लेटेंट पीरियड या इनाकुलम पीरियड। जब कोई होस्ट है या कोई पैथोजन है, तो किसी होस्ट के भीतर पेनिट्रेट करने तक और उसके लक्षण प्रदर्शित होने तक, यानी कि सिम्टम दिखने तक का पूरी अवधि क्या कहलाती है? लेटेंट पीरियड कहलाती है। यानी कि रोगजनक रोग लगने से लक्षण प्रदर्शित होने तक की पूरी क्रिया
लेटेंट पीरियड कहलाती है, या इनाकुलम पीरियड। इनाकुलम तुम लोगों को पता चल गया क्या होता है, उसका पीरियड कैसा होगा उसका। उसी तरह से होता है बायोट्रोप। बायो मतलब होता है जीवित, निक्रो मतलब होता है अजीवित, यानी मरा हुआ। मृत्यु। तो जो जीव है, कोई भी जीव जो अपने अपने जो है होस्ट को भेदन से पहले मार देता है, क्या करता है, भेदन से पहले नहीं मारते, हम क्या करते हैं, बायोट्रोप, यानी भेदन से पहले नहीं मारेगा, भेदन के बाद ही मारेगा। सुनो, जैसे कि मान लो कोई पौधा मारा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। कोई भी पौधा है वो जिंदा है ना, उसको मारना है तो उसके सेल को इफेक्ट करना पड़ेगा, सेल को भेदन करना पड़ेगा, उसके सेल को नष्ट करना पड़ेगा कि नहीं। वो उसको सेल को जब भेदेगा तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा वो वो सेल टूट जाएगा, और टूटने के बाद उसमें रोग उत्पन्न हो जाएगा, एक सेल से दूसरा सेल टूटा जाएगा। जैसे कोरोना वायरस में इस समय हो रहा है कि एक सेल में इन्फेक्शन करता है कोरोना वायरस, फिर दूसरे सेल को, फिर तीसरे सेल को, चौथे सेल को, इस तरह से इन्फेक्टेड करता चला जाता है, और आदमी धीरे धीरे रोग के मुख में चला जाता है, यानी मौत के मुंह में चला जाता है। यह है बायोट्रोप। निक्रोट्रोप यानी वो मरा हुआ जीव है तो उसको वेदन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, है वेदन करने की जरूरत नहीं, मरा हुआ है, उसका पोषक तत्व तो खुद ही रिलीज हो रहा है, उसका भोजन खुद ही रिलीज हो रहा है, यानी सड़ गल रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उस पर निवास करते हैं, और उसको भेदन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सड़ता जाता है, खाते जाते हैं। तो निक्रो मतलब मरा हुआ, बायो मतलब जीवित। मान लो कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसको मारने के लिए उसे गला काटना पड़ेगा ना, तब ना मरेगा। और जो मरा हुआ ऐसा है, नहीं करना चाहिए। जो मरा हुआ है उसको क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं। अब सड़ रहा है, मान लो मर के सड़ रहा है, तो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको जो है खा जाएगा, वो मर ही गया है। और इसके बाद आता है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या है, इसके लिए तुम लोग कुछ बताए। हाँ सर। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। तो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट जो है, एग्रीकल्चर के डिफिनेशन तुम लोग अच्छी तरह जानोगे तो उसमें पहली बार पहला पॉइंट आता है कि इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमको उसको प्रोटेक्शन देना है। ये नहीं किसी किसान के पास 5 रुपया है, हम 10 रुपए की दवा बता दे रहे हैं, और किसी किसान के पास कुछ नहीं है, तो अगर उसके पास 500 रुपया है तो हमारा उत्तरदायी बनता है कि हम जो है उस व्यक्ति को 500 रुपए का ही दवा बताएं, या उससे कम का बताएं, ताकि वो जो है उसमें अपना काम कर ले। ऐसा हो, या ऐसा भी करें कि उसको फ्री वाला दवा बताएं, ताकि वो जो है उसका इलाज कर सके। तो इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, इलाज करना है। तभी इलाज अच्छा माना जाएगा जब हम जितना आमदनी लगाए हुए हैं, यानी कि हम जितना व्यय किए हैं, उससे हमारा जो है हमसे फायदा जो है हमको अधिक से अधिक हो। नहीं, ये नहीं कि जितना हम 5 रुपया का लगाए हैं 10 रुपया का हमारा घाटा हो रहा है तो हम कहाँ इलाज करेंगे, नहीं करेंगे। कोई पौधा मर रहा है और वो जो है उससे हम जानते हैं कि उससे हमसे 10 रुपया ज्यादा का फायदा नहीं हो सकता, तो हम 20 रुपए की दवा का इस्तेमाल उस पर नहीं करेंगे। तो ये चीज को हम लोग ध्यान में रखा जाता है। तो आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और क्या होता है कि कुछ जो रोग होता है उसको जो है आर्थिक, तुम्हारे जैसे छोटे किसान हैं और बड़े किसान, तो बड़े किसान और छोटे किसान में काफी अंतर पाया जाता है। अभी तुम लोग को बताए थे पेस्टिसाइड वाली बात कि पेस्टिसाइड जब छोटा किसान होता है वो पेस्टिसाइड नहीं खरीद सकता। एक रोग पे, एक ही कोई फसल है उसी पर रोग लग रहा है, एक खेत में उसके लगा हुआ है और उसका 10 मान लो 1000 रुपए का उसमें आमदनी होने वाली है, किसान को 500-600 रुपए की दवा मिल रही है, तो किसान नहीं लाएगा, तो 400 रुपए का तो ऐसे भी रोग लगते लगते हमको फायदा हो जाएगा, 400 रुपया किसी तरह से निकल जाएगा, तो क्या जरूरत है लाने की। और जो पेस्टिसाइड है उसको तो हमको फेंकना ही पड़ेगा लास्ट में, इसीलिए हम नहीं लाएंगे। तो बड़े जो किसान होते हैं वो जो है उसको उपचार करते हैं और वो उसको खरीद के लाते हैं और बड़े पैमाने पर
छिड़काव कराते हैं। और कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं कि हम जो लोग क्या करते हैं कि कहीं पे जैसे कोरोना वायरस है, चाइना में था, इंडिया में आया, तो कैसे आया, तो हमको पता चल जाएगा कि चाइना में ये वायरस आ गया है, हम लोग उसके बचाव के उपाय करने लगेंगे। तो हम लोग जब बचाव के उपाय करने लगेंगे तो अपने यहाँ जो है अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, ये सब चीजें हम लोग अपनाने लगते हैं धीरे धीरे, तो हम उससे सेफ रहेंगे। सर अटेंडेंस ले लीजिए। क्या हुआ? सर मेरा बैटरी चार्ज हो गया फोन। सर ये लीजिए मेरा भी सर। हाँ ले हाँ लीजिए। सर बैटरी नहीं है, जल्दी से अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस लेने के लिए। यस सर। पेशेंट हाँ, अपना अपना सर फंस रहा है सर। आवाज बंद करो। कल एक क्लास और होगा तुम लोगों का प्लान डिजीज मैनेजमेंट का, और उसको भी डिटेल में बताएंगे, इसलिए कि तुम लोग को ये आप पढ़ाइएगा सर। देखते हैं। कल आप पढ़ाइएगा सर। हाँ, कल आप क्लास लीजिएगा। कल फिर पढ़ाएंगे। कल हाँ, बहुत टेंशन होता है सर। क्या टेंशन हो रहा है तुमको? पढ़ने क्यों आए हो तब, जब तुमको जो है टेंशन हो रहा है डेली तो? थोड़ी ना। वही तो जब तुमको पढ़ना लिखना छोड़ दो जब टेंशन। तुमको रोग कम से कम रोग एक का दिन इलाज गैप होना करने नहीं चाहिए। आएगा, खाली कर दीजिए। हल्ला मत करो, रोग का इलाज करने तुमको अगर नहीं आएगा तो पूरा प्लांट पैथोलॉजी पढ़ के क्या करोगे? सर कितना आगे वाला फोन करोगे सर? हाँ ठीक है सर। बात करवाइएगा। अपना अपना सब वीडियो ऑन करो, अपना अपना सभी लोग वीडियो ऑन करो। नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा ठीक है, जैसे भी हो। जो लोग नहीं कर सकते कुछ लोग अपना छोड़ दें, बाकी लोग कर लें। सर बैटरी पावर ज्यादा खींचता है ना। मोबाइल बदल। शंकर कपूर आ रहा है। ऑन करो, अटेंडेंस बन रहा है तुम लोगों का। स्क्रीनशॉट मार लो। कैसे बन रहा है सर? मोबाइल चार्ज नहीं है तो कल एक क्लास और होगा, कल भी तुम लोग को अटेंडेंस बनेगा। आवाज आपकी नहीं आ रही है। क्योंकि ये दोनों क्लास जो है अनिवार्य है, तुम लोग को सीखने को मिला होगा नया नया क्या सिस्टम होता है, कैसे इलाज किया जाता है, आगे और डिटेल में बताएंगे केमिकल में जा करके।
हो गया वो क्या क्लास हो गया अभी नहीं लेना है हाँ